नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। और पहले बात युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की, जिनको बाहर निकालना या सुरक्षित इलाकों में पहुंचाना प्राथमिकता है। और कुछ ही देर पहले दिल्ली में यूक्रेन में फंसे छात्रों को और लोगों को लेकर छठी फ्लाइट पहुंची है। विदेश मंत्रालय के अनुसार आपको बता दें, हंगरी के रास्ते 240 छात्र स्वदेश लौटे हैं। ये 4 फ्लाइट्स बुकारेस्ट से आई हैं और 2 बुडापेस्ट से आई हैं। अब तक विदेश मंत्रालय के अनुसार 1396 लोगों को वापस लाया जा चुका है। 8000 भारतीयों ने अब तक, जब से युद्ध छिड़ा है, यूक्रेन को छोड़ा है। और 24 घंटे में 3 उड़ानें और आने वाली हैं। तो लगातार इन उड़ानों की संख्या बनी रहेगी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अहम जानकारी दी है। तो हालांकि 14,000 करीब भारतीय अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं। और बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन से लगी सीमाओं पर जमा हो रहे हैं, जहां वो मुश्किल हालात में रहकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। और विदेश मंत्रालय ने अभी कहा है कि आप लोग बॉर्डर्स पे सीधे ना जाएं, आप लोग जो आसपास जो शहर है वहां पर आप जाएं और वहां पे शरण लें और हमसे संपर्क करें और हम आपको आगे गाइड करेंगे। बहरहाल, यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए राजधानी कीव से वीकेंड कर्फ्यू भी हटा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने सभी छात्रों को कीव के रेलवे स्टेशन पहुंचने को कहा है, जहां से उन्हें स्पेशल ट्रेनों के जरिए पश्चिमी सीमा तक ले जाया जाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी यूक्रेन का इलाका है वो थोड़ा बहुत सुरक्षित बताया जा रहा है। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक आपात बैठक की थी। इसमें भारतीयों की वापसी में तेजी लाने के लिए 4 बड़े मंत्रियों, जिनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और वीके सिंह शामिल हैं। और यूक्रेन की सीमा में लगे देशों में भेजने का फैसला लिया गया है, ताकि वो सीमा पर तमाम जो फैसले लिए जाते हैं उसको एक्सपेडाइट किया जा सके। बहरहाल, दुनिया भर की नजर रूस और यूक्रेन के बीच प्रतिनिधि मंडल की जो बातचीत है उस पर भी टिकी हुई है। तो सबसे पहले आइए सीधे चलते अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास और उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो वहां पर मौजूद है और जो छात्र निकल कर आए हैं उनसे भी सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि हमें इतनी जल्दी ऐसी सिचुएशन से निकाला गया। और बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो बच्चे एक्चुअल बहुत गलत सिचुएशन में वहां फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कीव, खार्किव जैसी बहुत अभी वहां पे बहुत कुछ सीरियस चल रहा है, बस वहां से बच्चों को निकाला जाए। हम लोग उजरोड सिटी में थे, वहां से हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस करा और हंगरी बॉर्डर फिर वहां से हम बुडापेस्ट एयरपोर्ट के वहां से हम यहाँ इंडिया आए। पहले तो हम लोग के यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल है, हॉस्टल से हम लोग हंगरी बॉर्डर तक आए। तो वहां से बात चेंज हुआ हम लोग का एयरपोर्ट तक, जो कि बुडापेस्ट एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पहुंचते ही हम लोग का लिए जो एयर इंडिया फ्लाइट है वहाँ पे वेट कर रहे थे, तो वहां से हम लोग यहाँ पहुंचे। तो छात्र बहुत बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। सीधे चलते मुकेश सिंह सेंगर के पास, उनके साथ छात्र मौजूद हैं। मुकेश, वाकई में जो बच्चे वापस आने में कामयाब हुए हैं बहुत खुश होंगे, राहत की सांस ले रहे होंगे, लेकिन चिंताएं बरकरार होंगी। क्या कह रही हैं ये छात्र, आप इनसे बात कीजिए। देखिए निधि, बिल्कुल 240 छात्र छात्राओं को लेकर हंगरी से एक विमान जो है एयर इंडिया का वो पहुंच गया है दिल्ली एयरपोर्ट। और यहाँ पर अब छात्र जो है एयरपोर्ट से बाहर निकल कर आ गए हैं, उनके घर वाले भी उनको लेने आए हैं, रिसीव करने आए हैं। तो ये छात्रा हैं। तो कोशिश करेंगे और देख सकते हैं मंत्रीगण पहुंचे हुए हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं सेकंड कोर्स में हूँ अब। और मैं तो बस थैंक्स करना चाहूँगी इंडियन एम्बेसी को, हमारी गवर्नमेंट को, स्पेशली थैंक्स टू पीएम मोदी, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया और हमें सेफली यहाँ तक पहुँचाया। उन्होंने हर चीज़ में साथ दिया। इंडियन एम्बेसी ने भी हमारा बहुत साथ दिया, बहुत कोऑपरेट करा। हमें प्लेन में कोई दिक्कत नहीं हुई हर टाइम पे। एंड बसेस में हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी से हमने बॉर्डर क्रॉस करा है, तो उस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए कि बॉर्डर पर कितने छात्र होंगे? बहुत ज़्यादा भीड़ है क्या वहाँ पर, या फ्लाइट कम है? हाँ जी, बॉर्डर पर बहुत छात्र हैं, जो मतलब बसेस की लाइन पे लाइन आती जा रही है। और हम लोग सुबह से खड़े थे, हमें शाम लग गई अपनी एंट्री कराने में दोनों बॉर्डर्स पर। तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत भीड़ है इस टाइम, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं उसी बॉर्डर से निकल रहे हैं। जिस शहर में आप थे वहाँ पर हालात ठीक है? हमारे शहर में ठीक है, बट हमसे थोड़ी दूर पर ही हालात बहुत खराब हैं। अच्छा, आपके बाकी और दोस्त होंगे वहाँ पर? हाँ। वो किन हालात में हैं, किन शहरों में हैं और क्या सुनने को मिला आपको? हमारे दोस्त हैं वो एक कीव में हैं और लवीव में हैं। उन लोगों को अभी बंकर्स में रखा जा रहा है। इंडियन एम्बेसी ट्राई कर रही है, बट
इतना जल्दी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिचुएशन कीव में बहुत क्रिटिकल है। जो लवीव में हैं वो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि यूनिवर्सिटी और एम्बेसी ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालें। तो आपको एम्बेसी ने खुद कांटेक्ट किया था या आपने कांटेक्ट किया था यहाँ पे आने के लिए? हमने भी कांटेक्ट करे, हमने फॉर्म वगैरह फिल करे, फिर एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट करा, हमारी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करा, फिर हम वहाँ से निकले। तो ये पिता भी साथ में हैं जो रिसीव करने आए अपनी बेटी को, क्या नाम है आपका? तो हम देख सकते हैं कि मुकेश यहाँ पे छात्रों से बातचीत कर रहे हैं और वाकई में जो बच्चे हैं राहत की सांस ले रहे होंगे, माता पिता ने राहत की सांस ली होगी। लेकिन एक और घटनाक्रम यहाँ पर बहुत अहम है जिस पर दुनिया भर की नजर है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है। बेलारूस सीमा पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत है और आपको बता दें किया गया है। और हम अपने सहयोगी उमाशंकर सिंह के पास भी जाने की कोशिश करेंगे और उनसे बाद में हम आंकलन लेंगे कि क्या इस पे हम उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ से क्या निकलकर सामने आ सकता है। क्योंकि रूस के विरोध में अब तमाम जो एक तरह से गोलबंदी हो रही है, मुझे बताया जा रहा है उमाशंकर सिंह हमारे साथ आ गए। उमा, बहुत बहुत मैं आपसे जानना चाहूंगी उमा, यूक्रेन संकट पर यूएन महासभा की भी बैठक होने वाली है जो शाम को आज 8:30 बजे होगी, लेकिन जो ये प्रतिनिधियों की बातचीत हो रही है, होने वाली है, शुरू हो गई है, उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है? अभी ये बैठक जो 3:30 बजे भारतीय समय के हिसाब से शुरू होनी थी, वो बताया जा रहा है कि अब शुरू हुई है। यूक्रेन की तरफ से पहले ही अंदेशा जताया गया है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि रूस ने जो है वो आक्रमण कर दिया। रूस की जो सेना है वो यूक्रेन की जमीन पर है। सबसे पहले तो उसे वापस जाना चाहिए और जो पहले की स्थिति है वो बहाल करनी चाहिए। तो इस तरह की बात यूक्रेन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो रूस है वो लगातार इस बात पे जोर डालता रहा है कि जो उसकी मांग रही है, जो उसकी सुरक्षा की चिंताएं रही हैं, उसको दूर करे, नेटो से हाथ मिलाने की कोशिश न करे, नेटो के साथ जाने की कोशिश न करे यूक्रेन। तो इस तरह के अगर इस तरह की शर्तों के तहत ही अगर बातचीत होती है तो फिर तो बहुत ज्यादा कुछ निकलकर सामने नहीं आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन लगातार दुनिया के तमाम देशों से ये अपील करता रहा है कि वो एक तो सैन्य मदद दे और दूसरा युद्ध को रोकने में पूरी ताकत लगाए। बहुत तरह के हमने प्रतिबंधों की बात सुनी है, अलग अलग तरह के प्रतिबंधों का ऐलान अमेरिका से लेकर जो यूरोपीय कंट्री है उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन रूस इन सब बातों का कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। तो डिप्लोमेटिक तरीका है जिसके तहत यूएनएससी की बैठक हुई। हालांकि वीटो वहां पे रूस ने लगाया, भारत ने वोटिंग से एब्सटेन किया, जो निंदा प्रस्ताव पास होना था उससे। आज फिर यूएनजीए की जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं कि कई दशकों में इस तरह की एक आपात बैठक हो रही है यूएनजीए की, जिसमें जो रूस की घुसपैठ है, जो हमला है, उस पर चर्चा होने जा रही है। तो दुनिया में डिप्लोमेसी जो है वो अपनी जगह है, रूस पे दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन रूस जो है वो तमाम दबावों से अलग हटकर अपनी तरह से आगे बढ़ा है। अब देखना है कि क्या वो अपने कदम पीछे खींचता है, खासतौर पे इस बातचीत के बाद जो बेलारूस की सीमा पर हो रही है। निधि, बिल्कुल उमा, हम आपके पास लगातार आगे आते रहेंगे। जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और अब सीधे हम चल सकते हैं, दो छात्र हमारे साथ हैं, जयंत प्रताप गुप्ता और डॉक्टर अतुल शर्मा हमारे साथ हैं। दोनों आप जुड़े हुए वहां पे, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। माफी चाहती हूँ कि हम देर से आपके पास आ रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो गए। राहत भरी खबर ये है कि फ्लाइट्स आ रही हैं जो भारत लेकर आ रही हैं छात्रों को वहां पे फंसे हुए। मैं आपसे पहले अगर जानना चाहूँ अतुल शर्मा, आप बताइए आप कहाँ पर हैं इस समय और क्या किस परिस्थिति में हैं? मैं लविव में हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ डैनियल एलिट्स की लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी मैं 3rd कोर्स में हूँ। और सर और मैम सॉरी कि हम अभी लविव में, जहां से अभी तक ज्यादा बच्चे इवैक्यूएट नहीं हो पाए हैं, और जो हो रहे हैं वे अपने उस पे हो रहे हैं कि एम्बेसी उनका कुछ भी वो लेने को तैयार नहीं है। हेडेक वे कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू कम यू हैव टू कम ऑन योर ओन रिस्क। तो और सबसे बड़ी बात कि वहां पे पहले बॉर्डर तक पहुंचना है, वहां पे एक तो लंबी लाइनें हैं, फिर वहां पे जो भी यूक्रेनियन मिलिट्री जो भी खड़ी है वहां पे भी हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है कहीं से भी। तो हम जितनी भी कोशिश कर बड़ी तमाम छात्र एनडीटीवी पे बात कह रहे हैं कि जब ट्रेन कीव में कहा जा रहा है कि आप ट्रेन तक पहुंचे, लेकिन ट्रेन तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हालात वहां पे ठीक नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती वहां पे बताई जा रही है और इसका भी संज्ञान लिया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जयंत प्रताप, आप कहां पर हैं और आपके सामने क्या परिस्थितियां हैं? मैं खारकीव शहर में रहता हूँ। 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का।
मेरे यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा ही खराब स्थिति है यहाँ पे। मेरे घर के बाहर टैंक ब्लास्ट हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, 24 घंटे शेलिंग चल रही है। हम लोग इतना डरे हुए हैं कि कुछ भरोसा नहीं, कब बॉम्ब आ जाए, कब मिसाइल आ जाए। मेरी खिड़की के बाहर मैंने आर्मीज की फाइट देखी है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और यहाँ पर इतना टेरर है कि हम घर से बाहर तक नहीं जा सकते। अब हम अपने फ्लैट में बंद हो गए हैं, हम बॉम्ब शेल्टर में नहीं जा सकते, हम बंकर्स में नहीं जा सकते, हम मेट्रो स्टेशन तक नहीं जा सकते। जयंत, आप क्यों नहीं बॉम्ब शेल्टर में जा सकते या बंकर में जा सकते, थोड़ा बताइए, क्योंकि वो एक सुरक्षित जगह। जी, मेरे घर के बाहर ही आर्मी फाइट कर रही है। अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। मेरे घर के सामने AK-47 राइफल्स चल रही हैं, रॉकेट लॉन्चर्स चल रहे हैं, 24 आवर शेलिंग चल रही है। यहाँ पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में इस समय फंसे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जो छात्र निकाले जा रहे हैं, जिनकी बातें चल रही हैं, टीवी और न्यूज में, पेपर में आ रहे हैं, वो उस जोन से निकाले जा रहे हैं जो बॉर्डर के पास हैं, और वहां पर वॉर इतनी अच्छी तरह से नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है, मेन वॉर कीव और खार्किव में हो रही है। तो हमें सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें इवैक्यूएशन की सबसे ज्यादा जरूरत है। एम्बेसी कह रही है कि आप वेस्टर्न बॉर्डर तक जाइए, लेकिन यहाँ से वेस्टर्न बॉर्डर 1200-1300 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे टैक्सी नहीं चल रही है मैम, तो मेट्रो ट्रेन, हम कैसे जाएं बॉर्डर तक? तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि हमें सबसे पहले कीव और खार्किव जैसे सिटी से, जहां वॉर सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो रही है, वहां से पहले बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए। बिल्कुल जयंत, आपके और आपके आसपास कितने और छात्र हैं, कुछ संख्या है जो खार्किव में अभी भी हैं? खार्किव में मैम 4 से 4,500 स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं। कल हमारे यहाँ एक एजेंट हैं, बॉब ट्रेड, जो चलाते हैं, कल उन्होंने वोटिंग पोल डलवाया कि कितने स्टूडेंट खार्किव में अभी इस समय प्रेजेंट है। तो मोर देन 4,500 स्टूडेंट्स आर इन खार्किव राइट नाउ। बिल्कुल जयंत, उम्मीद करते हैं कि सरकार ये बात सुन रही होगी, क्योंकि ये बहुत अहम है। सरकार उड़ाने ला रही है, सरकार कह रही है लगातार और उड़ाने हम लेकर आएंगे, लेकिन उन उड़ानों तक कैसे छात्र पहुंचे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अतुल, आप ये बताइए, आपके सामने क्या चुनौती है? मैं जगह नहीं सुन पाई ठीक से कि आप कहां पर हैं, लेकिन कौन से शहर में हैं, लेकिन एक सुरक्षित तरफ पहुंचना या पश्चिमी यूक्रेन की तरफ पहुंचना आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मैम, हम तो बॉर्डर से सिर्फ 77 किलोमीटर दूर हैं। मतलब जो हमारा हॉस्टल एग्जैक्टली पोलैंड बॉर्डर से 77 किलोमीटर दूर है। मगर हमारे लिए भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें सबसे पहले वहां तक पहुंचने के लिए कैब ढूंढनी पड़ती है। कोई एक तो यहाँ लेविव से जाने को तैयार नहीं है। हर एक कैब वाला, हर एक कैब में जब भी हम पूछना चाहें तो वे बोलते हैं, या तो वे इतना रेट बोलते हैं कि या तो हम ही अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हें, और या फिर वे डायरेक्ट ही मना कर देते हैं कि नहीं, मैं वहां तक जाना प्रेफर नहीं करूंगा। बिल्कुल, और विदेश मंत्रालय ने ये भी बोला है कि आप सीधे बॉर्डर पर ना जाएं, आसपास के शहरों में रहें। आप लोगों ने क्या दूतावास से संपर्क साधा है? हाँ जी, हमने पहले उनसे ही कम्युनिकेट करके मिस्टर पंकज गर्ग से कम्युनिकेट करा था कि हम बॉर्डर तक आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आप अपने उस पे आइएगा, इस पे, बट वहां पे आपको इंडियन ऑफिशियल्स मिल जाएंगे। और फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे उतनी व्यवस्था नहीं थी जितना हमें बोला गया था, और लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी वहां पे। उसके बाद आपने क्या किया? हम वहां पे थोड़ी ठंड भी बढ़ रही थी, और यहाँ पे जैसे इंडियंस को थोड़ी दिक्कतें भी हो रही थी, तो हमने पहले जितने भी वहां इंडियंस थे उन सबको इकट्ठा किया। फिर हमने एक दिन पहले रात गुजारी एक शेल्टर में। मगर अगले दिन जब सुबह हुई तो उन्होंने हमें ये नोटिस दे दिया कि यहाँ पे अथॉरिटीज का वो आया है नोटिस कि यहाँ पे कोई इंडियंस नहीं रहेगा, कोई फॉरेनर्स नहीं रहेंगे, ओनली यूक्रेनियन वुमेन एंड चिल्ड्रंस रहेंगे वहां पे शेल्टर पे। तो उन्होंने कह दिया था कि अब आप जाओ, आप कहीं और जाके शेल्टर ढूंढो। तो आप लोग वापस आ गए फिर? हाँ जी बिल्कुल। अतुल, आपने अपनी बात, परेशानी सामने रखी, और जयंत आपने भी सामने रखी है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग कदम उठा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आप तक जरूर पहुंचेंगे। और आप लोग अपना हौसला बनाए रखिए, क्योंकि आपने जयंत जिस तरह से बताया, खार्किव में 4,000 के करीब हमारे छात्र बहुत अहम है,
और ये है कि अब सीधे अब बॉर्डर में ना जाएं, और जिस तरह से अतुल बता रहे थे कि बॉर्डर में गए भी, अथॉरिटी से मिले भी, उसके बाद भी इंतजाम पर्याप्त नहीं है। हम सब जानते हैं कि युद्ध की स्थिति है, बहुत मुश्किल स्थिति है, लेकिन मदद इस समय ही जरूरी होती है और छात्रों तक हमें पहुंचना ही होगा। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, लेकिन असर भी होता है। और आपको बता दें कि हम एक मध्य प्रदेश आपको लेके चलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश से और हमारे देश के तमाम राज्यों से कई छात्र हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अब मध्य प्रदेश में जो राज्य सरकार है वो कुछ कदम उठा रही है, उसके बारे में जानकारी देंगे। बने रहिए देश की बात के साथ। देश की बात में खबर मध्य प्रदेश से। देश के तमाम राज्यों की तरह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच मध्य प्रदेश के बच्चों को सुरक्षित देश वापस लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। राज्य के विभिन्न जिलों सहित इंदौर के सबसे ज्यादा छात्र छात्राएं यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें प्रदेश वापस लाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी फोन पर वीडियो कॉल से छात्रों से बात कर रहे हैं। दिल्ली लौटे छात्रों को मध्य प्रदेश भवन में भी रुकने के लिए उनके इंतजाम किए गए हैं। मैं मृत्युंजय मुकाती, मैं भारतीय नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। हम पिछले 4-5 दिनों से हॉस्टल के बंकर में बैठे हैं और अभी हालात यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। एयर स्ट्राइक वगैरह होते रही है, खाने की भी शॉर्टेज आने लगी है अभी, और पानी में भी अभी शॉर्टेज आ रही है अभी तक। धार जिले के नर्मदा नगर के रहने वाले मृत्युंजय मुकाती 19 साल के हैं। इसी महीने यूक्रेन के खार्किव गए। माता पिता बता रहे हैं कि मृत्युंजय डरा हुआ है, फोन पर भी कम बात कर रहा है। माँ बाप की अपील है कि बेटे को फौरन देश लाया जाए। हॉस्टल नंबर 5 में है, नीचे बेसमेंट में है। वहाँ पे आज 4-5 रोज हो गए, उसको खाना की भी प्रॉब्लम आ रही है। मेस वाले भी नहीं दे रहे हैं ढंग से। सरकार से यही चाहते हैं कि 4-5 दिन हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं वहाँ, और सरकार का अभी तक कोई भी नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा है। रीवा में नुसरत के पिता सील मोहर बनाते हैं, माँ घर पर ही दूसरों के कपड़े सिलती हैं। किसी तरह बिटिया को यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा, अब वापस बुलाने के लिए संघर्षरत हैं। बिटिया फोन पर बता रही हैं कि लूटपाट का माहौल है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है। अभी आ गए बंकर में, अभी सब आ ही रहे हैं, फिर बाद में गेट बंद करेगा वो। 4 दिन से बंकर के अंदर है, खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं और बहुत ही वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। फ़ोन में बात होती रहती है उससे। हम शुगर बीपी की मरीज भी हैं, 400 शुगर भी हो गई है। एक ही बेटी है मेरी, फ़ोन भी नहीं लग पाता कायदे से। बोली कि मैं मम्मी सेफ हूँ, चिंता मत करो, शुगर न बढ़ाओ। अनूपपुर जिले के कोतमा के हिमांशु सराफ ने 2020 में 12वीं पास की, 2 साल से घर पे थे। पिता ने 8 लाख रुपए की जमा पूंजी खर्च कर बेटे को मेडिकल पढ़ने यूक्रेन भेजा। अब चाहते हैं बेटा सकुशल वापस घर आ जाए। माहौल खराब ही है, बोल रहा है कि मैंने 200 किलोमीटर में भी बम गिरा है, खतरा महसूस हो रहा है। और बोल रहा है कि मैंने प्रयास कर रहे हैं, बैंकर में जाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर कुछ सारे में बचता है तो बैंकर में आप लोग छिप जाइएगा। अभी आपकी माताजी आई हैं, अभी हम इनके द्वारा। शिवानी कहाँ है? बगल में है शिवानी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने भोपाल और रायसेन की यूक्रेन के खार्किव में फंसी शशि शर्मा और शिवानी सिंह से सोमवार को वीडियो कॉल से बात की। चलिए चिंता नहीं करिए, हम व्यवस्था और यहाँ से तेजी से कराते हैं। ठीक से पहुँच गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बच्चों के संपर्क में हैं। जैसा वापस घर आना चाहोगी वैसे ये लोग व्यवस्था करेंगे। ठीक है, रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं हुई?
निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और चिंता कर रहे हैं सभी लोगों की। हमारे मध्य प्रदेश के 19 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन में 122 छात्रों के संबंध में सरकार को सूचना मिली है, जिसमें अब तक 26 बच्चे देश लौट चुके हैं या लौटने की प्रक्रिया में हैं। युद्ध से बदसूरत कुछ भी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस बार जो भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करने गए थे, वो लड़ाई के सबक को दस्तावेज के तौर पे दर्ज करके वापस लौटेंगे। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन में छिड़ी जंग का असर देशों के बीच तो होता है, लेकिन भुगतना इंसानों को पड़ता है। जरूरी सामान की कमी बढ़ती जा रही है, साथ ही पैसे की कमी, एटीएम में लोगों की कतारें लगी हैं, तो अर्थव्यवस्था पर इसकी बुरी मार पड़ी है। रूस के सबसे बड़े शहरों में से एक सेंट पीटर्सबर्ग के ज्यादातर एटीएम के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन, कोशिश ज्यादा से ज्यादा कैश या डॉलर जमा कर लेने की। आज सुबह जब कारोबार शुरू हुआ तो रूबल 30% गिर गया। रविवार को यूरोप और अमेरिका ने सख्ती की। पहले कुछ रूसी बैंकों पर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट में पाबंदी लगा दी गई और दूसरा रूस के केंद्रीय बैंक पर पाबंदी। एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए दोनों पाबंदियां अप्रत्याशित हैं। बैंकों पर स्विफ्ट वाली पाबंदी से रूस के लिए और रूस से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे रूस को कच्चे सामान के लिए भुगतान करने में मुश्किल होगी, जैसे कि हथियारों के चिप वगैरह। रूस को गैस और तेल के लिए भुगतान वाले मामले को लेकर अभी कुछ असमंजस है। पुतिन का समर्थन करने वाले बड़े लोगों में शामिल ओलिगार्क्स को दुनिया भर में फैले अपने पैसे और संपत्तियों में नुकसान होने लगा है। सभी रूसी उड़ानें और रूसी मिल्कियत वाले विमान यूरोप में नहीं उड़ सकते हैं। All of these measures इन सब कदमों से पुतिन के लिए इस लड़ाई को चला पाना मुश्किल हो जाएगा। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने का रास्ता चुना है, लेकिन दरअसल वो अपने ही देश के भविष्य को चौपट करने का काम कर रहे हैं। पुतिन embarked on a path aiming to destroy Ukraine. ये वीडियो किसी अज्ञात जगह से यूक्रेन के विदेश मंत्री ने जारी किया है, जिसमें रूस के लोगों से अपने राष्ट्रपति पुतिन को रोकने की अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि आपको ही नुकसान हो रहा है, पुतिन के पास पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। रूस के बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम से हटाया जा रहा है, आप अपने कार्ड तक से भुगतान नहीं कर सकेंगे। चाइना, जो रशिया का एक बड़ा एलाई है, उसने इन पाबंदियों की निंदा की है, लेकिन आमतौर पर न्यूट्रल रहने वाले देश स्विट्जरलैंड ने भी कहा है कि वो रूस पर पाबंदी लगा सकता है और रूसियों की परिसंपत्तियों को फ्रीज कर सकता है। चीन रूस का एक अहम कारोबारी साझेदार बन चुका है, खासतौर पर 2014 की पाबंदियों के बाद से, जब पुतिन ने क्राइमिया के लिए पहली बार यूक्रेन में घुसपैठ की थी। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ इस तरह की पाबंदियां पहले कभी नहीं लगाई गईं। रूस को 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना गया है। वो तीसरा सबसे बड़ा गैस तेल उत्पादक है और कच्चे माल का एक बड़ा निर्यातक भी। आज की दुनिया में इस तरह की पाबंदियों का असर बड़ा गहरा होगा। G7 देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स ने धमकी दी है कि अगर रूस नहीं मानता है तो उसके खिलाफ और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आज सख्त पाबंदियों का ऐलान किया। उन्होंने रूस के सेंट्रल बैंक के साथ अपने किसी भी नागरिक के आर्थिक लेन देन पर रोक लगा दी है। यूके का कहना है कि इससे पुतिन और उनकी मंडली को भुगतना पड़ेगा। मकसद सहयोगियों के साथ मिलकर रूस के आर्थिक विकास को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो देश की बात में जाते दृश्य आपको हम उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा रोड शो किया है। इस दौरान सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज बलिया में रोड शो किया। प्रियंका गांधी का रोड शो निकला तो उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी।
लोगों की भीड़ के बीच से रोड शो काफ़ी मुश्किल से आगे बढ़ा, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वाकई में बहुत अहम हो गया है ये, अब जिस तरह से छठे चरण के लिए मतदान होने वाला है और पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष द्वारा और विपक्ष द्वारा। गोरखपुर तो योगी आदित्यनाथ की सीट ही अपने आप में है, तो बहुत अहमियत है उनके लिए। 5 बार के यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने गढ़ में वो इस तरह का भव्य प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है उत्तर प्रदेश में कि वो दिखे, प्रचार करते हुए दिखे, और प्रियंका गांधी महासचिव हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, तो वो हर कोशिश कर रही कि कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ती हुई नजर आए। और इन्हीं दृश्यों के साथ फिलहाल हम देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।